अच्छा जी, एक और केस स्टडी हमारे पास है। ये केस स्टडी हमारी जो पिछली अटेम्प्ट में दिसंबर 22 में जो है वो टेस्ट की गई है, इनोवेटिव मोटरसाइकिल्स लिमिटेड के नाम से। ठीक है। समर 2022 में जो क्वेश्चन था वो भी ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, पोर्टल पे अवेलेबल है, आप उसको भी देख सकते हैं। दिसंबर 22 में भी जो आया है वो सवाल अभी हम करने लगे हैं। देखो, परफॉर्मेंस मेजरमेंट के ऊपर ना, ये जो तुम्हारा परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाला एरिया है, आईकैप ने इसके ऊपर एक सेपरेट ग्रिड, सॉर्ट ऑफ सेपरेट ग्रिड का इसको जो है वो पार्ट बना दिया है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो आपके पास कंपलसरी आएगा। और आईकैप चाहता है कि भाई हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में ये एबिलिटी हो कि वो नंबर्स को देख के ये समझें कि बिजनेस कहाँ गलत कर रहा है और क्या गलत कर रहा है। तो ये कहाँ गलत कर रहा है, ये क्या गलत कर रहा है, ये समझने के लिए आपके हर अटेम्प्ट में तकरीबन आपको परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एक सवाल मिलेगा। हमने मुतादिद की स्टडीज इसके ऊपर की हैं, पोर्टल पे अवेलेबल हैं, क्लासेस में कर रहे हैं, साथ साथ सवालात कर रहे हैं। तो एक और ये केस स्टडी हमारे पास है। अप्रोच हमारी यही होनी चाहिए कि सर मैक्सिमम मैक्सिमम पॉसिबल रेशियोज हम यहाँ पे कैलकुलेट करें, और देखें कि उन रेशियोज से हमारे पास क्या रिलेशनशिप बिल्ड होता है, और उस रिलेशनशिप की बेसिस पे एनालाइज करें कि यहाँ पे बिजनेस क्या कर रहा है, क्या गलत कर रहा है या क्या अच्छा कर रहा है। एनालाइज हमें दो सिम्ट में करना है, व्हाट इज गुड अबाउट द बिजनेस एंड व्हाट रॉन्ग इज बीइंग डन। क्या चीज सही हो रही है, क्या चीज गलत हो रही है। दोनों हमने चीजों को यहाँ पे जो है वो बेसिकली मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट तक रियलाइज जो है वो एनालाइज करना है। पिछले सारे सवालात में हम यही करते हुए आए हैं। आए एक और सवाल पढ़ते हैं, समझते हैं, मैं आपको सॉल्व करने का टाइम दूंगा और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सही। Innovative Motorcycles Limited is a medium-sized motorcycles manufacturing company in Pakistan. IML entered into the motorcycle market in 2012. 2012 में enter हुआ when only few competitors were present. बहुत कम competitors present थे. Thereafter, various local assemblers entered into the market with different brand names by importing cheap motorcycle CKDs from China, leading to increased competition. सर ये पाकिस्तान में एक्चुअली हुआ है, ये एक्चुअली हुआ है पाकिस्तान में। 2006, 7, 2005 आप उठा के देखें, होंडा बहुत बड़ा मार्केट शेयर जो है वो होल्ड करता था। या 2004 से पहले का उठा के देखें, होंडा बहुत बड़ा मार्केट शेयर होल्ड करता था। 2006-7 के बाद, 2008 के बाद जो चाइनीज बाइक्स हैं वो आना शुरू हुई यहाँ पे, सुपर पावर, हाई स्पीड, सुपर स्टार, यूनिक, ये सब नाम। बेशक असेंबल यहाँ होती हो, लेकिन जो सारा हिसाब किताब था वो चाइनीज था। अब होंडा, मुझे याद है 2006 में जो होंडा की वैल्यू थी 70 सीसी बाइक की, वो 54,000 थी या 56,000 थी। उस वक्त जो चाइनीज बाइक थी, ये वाली जो सुपर स्टार, यूनिक और ये सब जो 70 सीसी बाइक थी, ये मिल जाती थी 32-35 हज़ार की, 36 हज़ार की। अब तो खैर महंगी हो गई है डॉलर की वजह से, लेकिन मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ। तो ये एग्जामिनर देखो सवाल बना रहा है, ऐसी चीज पे बना रहा है जो हुआ है मुल्क के अंदर। यकीनन ये सवाल बनाने वाला कोई ऐसा शख्स होगा जो किसी कंपनी का सीएफओ होगा, सीईओ होगा, किसी बिजनेस को लेके चल रहा होगा, उन्होंने प्रैक्टिकली ऐसे मसाइल फेस किए होंगे, या किसी एग्जामिनेशन बॉडी में ऐसा सवाल आया होगा, तो वहां पे किसी बंदे ने जिसने ये सवाल सोचा उसने कहीं पे ये सिचुएशन फेस की होगी। तो भाई एसपीएम को अब रट्टा बेस्ड पेपर खुदा का वास्ता ना समझा जाए, उसका रट्टा लगा के चीजें सॉल्व ना की जाए। ये नहीं समझा जाए कि जी बुक के पेज नंबर 53 के पैराग्राफ 2 की छठी लाइन का 8वां वर्ड इसने पूछा है, इसके अंदर नहीं, ऐसा नहीं है। वो प्रैक्टिकली आपसे चीजें पूछ रहे हैं, अप्लाई करवा रहे हैं। बहरहाल यहाँ पे कहते हैं यार उस मार्केट में इंटर हुए तो तब कोई भी नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता वहां पे बहुत ज्यादा सीकेडीज और चीप मोटरसाइकिल्स आने लगी चाइना से, और कंपटीशन बढ़ गया। टू काउंटर द कंपटीशन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कंपटीशन से लड़ने के लिए आईएमएल हैज इंट्रोड्यूस्ड सम वैल्यू एडेड वेरिएंट्स। कुछ ऐसे वैल्यू एडेड वेरिएंट्स हैं जो इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए। एग्जाम्पल, जीपीएस इनेबल्ड बाइक्स एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। इन्होंने बोला भाई हम एक काम करते हैं, हम ना डिफरेंशिएशन पे जाते हैं, हम कुछ डिफरेंट लेके आते हैं। एग्जाम्पल, स्कूटर्स फॉर फीमेल्स एंड इलेक्ट्रिक बाइक्स। अब ये किसकी एग्जाम्पल हो गई भाई? 2015 में आपको याद होगा, 2015 में यामाहा की वाईबीआर बाइक आई थी पाकिस्तान में। दो वेरिएंट्स आए थे, 125 और 125G। बहुत ही स्पोर्टी किस्म की कूल लुक वाली बाइक्स थी। उसके बाद सुजुकी ने भी थोड़ा सा अपने आप को रिवैम्प किया, वो भी 125 सीसी कैटेगरी में आए। होंडा ने भी अपनी 125 को रिवैम्प किया, वो 150 सीबीआर लेके आए, 150 सीबीएफ लेके आए, और फिर 125 भी लेकर आए। 125 को भी उन्होंने पूरा रिवैम्प कर दिया। सही।
क्यों कर दिया सर? कंपटीशन आ रहा था। इन्होंने भी यही किया, उन्होंने कहा भाई सस्ता नहीं बनाएंगे, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाएंगे। सस्ता नहीं प्रोड्यूस करेंगे, बेशक थोड़ा सा प्रीमियम चार्ज करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट वैल्यू एडेड देंगे। ऐसा प्रोडक्ट देंगे जो और कोई वहां पे जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा। ओवर द years which has helped it to grow even this highly competitive environment। इस जबरदस्त कंपटीशन वाले एनवायरनमेंट में भी इस स्ट्रेटजी की वजह से ये थोड़ा सा चल गया। तो एनवायरनमेंट कैसा है सर? एनवायरनमेंट हाईली कंपेरेटिव है। हर मोहल्ले गली हर इलाके में हर शहर में बाइक बेचने वाले स्टोर खुले हुए हैं, और कंपनियां भरी पड़ी हैं जो बाइक्स बना रही हैं, भरी पड़ी हैं। ठीक है, तो बहुत कंपेरेटिव एनवायरनमेंट है। इस कंपेरेटिव एनवायरनमेंट के अंदर हमने कैसे सरवाइव किया? सर हमने इस तरह सरवाइव किया कि हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते गए, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते गए जो आमतौर पर मार्केट में अवेलेबल नहीं थे दूसरों के पास। अच्छा, तो फिर तो ये बहुत अच्छी बात है, फिर तो कंपनी को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। क्या किया कंपनी ने? Following information is extracted from IML's management accounts for the year ended 30th November 2022। अच्छा जी, रेवेन्यू। रेवेन्यू अगर तुम देखो तो 5.3 मिलियन से 5.4 हुआ है। अरे सर ये तो बहुत कम है। अगर मैं इसकी ग्रोथ निकालने जाऊं तो ग्रोथ कैसे निकलेगी? सर आप ले लें 542136 डिवाइडेड बाय 531501 अगर मैं कैलकुलेटर पे करता हूं इसको, 542136 डिवाइडेड बाय 531501 तो ये मेरे पास आता है सर तकरीबन 2%। 2% की ग्रोथ है, बहुत ही कम है, वेरी लिटिल ग्रोथ। वेरी लिटिल ग्रोथ, बहुत ही कम ग्रोथ है। फिर थोड़ा सा हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखते हैं। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की परसेंटेज एज अ टर्म्स ऑफ रेवेन्यू निकालें तो सर बिल्कुल निकाली जा सकती है। हम करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज निकालते हैं। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट था मेरा 325810 डिवाइडेड बाय 531510। अच्छा जी, लास्ट टाइम मेरा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो था 6.13, ये आ रहा है 6.13%। ठीक है, या मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, मेरा 2021 में आ रहा है 6.13%। 2022 में कितना आ रहा है सर? 22 का भी ऐसे ही निकाल लें, 381122 डिवाइडेड बाय 542136। ये कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है तकरीबन 7%। तो सर चेंज कितना हुआ? सर चेंज हुआ गालिबन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 0.87 का चेंज हुआ बस। लेकिन रेवेन्यू तो 2% से बढ़ा है, तो कम से कम 2% से तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता, 2% से भी नहीं बढ़ा। चलो आगे देखते हैं। आर एन डी की एक्सपेंसेस, अरे भाई 85 से डायरेक्ट 42, शार्प डिक्लाइन। एक ऐसी कंपनी जो जी ही इनोवेशन पे रही है वो आर एन डी नहीं कर रही। सारी डिपेंडेंसी इनकी किस चीज पर थी? सर सारी डिपेंडेंसी इनकी इस चीज पर थी कि हम इनोवेशन करेंगे, हर बार नई से नई नई से नई चीज लेकर आएंगे, इनोवेट करते चले जाएंगे। जो आईफोन के सक्सेस है वो है ही इनोवेशन के ऊपर। 5S से उसका जमाना शुरू हुआ था, 6 में अलग चीज, 7 में अलग चीज, 8 में बिल्कुल अलग, फिर आईफोन एक्स आया, 10 आया, बिल्कुल अलग। अब उनके फोन में इनोवेशन कम आ रही है और रिपीटिशन ज्यादा है, लेकिन आईफोन की जो पुरानी सक्सेस स्टोरी है वो बनी है इनोवेशन के ऊपर है। अब जो है वो एप्पल का इकोसिस्टम चलता है, एप्पल के ऐप डेवलपमेंट के टूल्स हैं, मैकिनटॉश है, मैकबुक है, आईपैड है, एयरपॉड्स हैं, ये सारी चीजें पूरा एक प्रॉपर इकोसिस्टम है। एप्पल ने कितनी सर्विसेज देना शुरू कर दी हैं, एप्पल पे है, एप्पल की वेब सर्विसेज हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जो आईटी के एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए तो हर प्रोडक्ट है एप्पल के पास। तो अब वो इनोवेशन नहीं बेचता, अब वो इकोसिस्टम बेचता है। और लोग हंसते हैं कि जी फोन वैसा ही दे दिया। अबे भाई वो फोन बेच ही नहीं रहा, फोन तो वो मिनिमल प्राइस पे दे रहा है, असल तो वो इकोसिस्टम बेच रहा है। हमें महंगा पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ डॉलर महंगा है, हमारे यहाँ डॉलर महंगा है। ठीक है, तो अभी भी वो स्टेटस है, लेकिन यहाँ पे तो शार्प डिक्लाइन आ गया। आपकी सारी डिपेंडेंसी इनोवेशन पे, तो इनोवेशन किस पे चलती है? इनोवेशन आर एन डी पे चलती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्सपेंस पे चलती है।
अच्छा जी, फिर हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल, कैश और करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, ये तीनों दिए हुए हैं और ये तीनों दिए हुए हैं। तो सर क्या मैं यहाँ पे इनका करंट रेशो निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं आप। सर तो जरा जरा करंट रेशो भी निकाल लें, आ जाए। सर 175,090 प्लस 9520, ठीक है, इन दोनों को ऐड किया, डिवाइड कर दिया 130,616, 130,616, तो ये बन गया 1.41। 175,090 प्लस 9520 डिवाइडेड बाय 130,616, ये हो गया 1.41, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, 180,423 प्लस 44,624 डिवाइडेड बाय 131,250। 180,423 प्लस 44,624 डिवाइडेड बाय 131,250। अच्छा जी, ये बनता है करीबन 1.72। वेरी लिटिल इंप्रूवमेंट, इसमें भी कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है। आपके करंट एसेट्स भी बहुत ज्यादा पाइल अप नहीं हो रहे। लाइबिलिटीज में भी कोई खास चेंज नहीं आया और करंट एसेट्स में भी कोई खास चेंज नहीं आया। हाँ, कैश में थोड़ा सा चेंज आया है, उसी की वजह से आपको इंप्रूवमेंट नजर आ रही है, 1.4 से 1.7 चले गए, कम है लेकिन इंप्रूवमेंट कम है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सर ये डिक्लाइन कर रहा है, ये गिरता जा रहा है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, भाई ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़ा सा बढ़ रहा है मेरा, सेल्स में थोड़ी सी ग्रोथ है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों नीचे जा रहा है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों नीचे जा रहा है? सर इसके अंदर होता क्या है, यानी इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम इक्विटी या लाइबिलिटी से मजीद हमने फंड्स रेज किए हैं, हमने मजीद फंड्स रेज किए हैं, फर्दर फंड्स हैव बीन रेज्ड। फर्दर फंड सर किसके फॉर्म में आप रेज कर सकते हैं? देखो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या होता है, या तो इक्विटी होती है, इक्विटी, या फिर नॉन करंट लाइबिलिटी होती है, ठीक है। आपने इन दोनों से फंड रेज किए हैं, फर्दर फंड्स हैव बीन रेज्ड, तभी डिस्पाइट स्लाइट इंक्रीज इन प्रॉफिट, द ROCE इज डिक्लाइनिंग। सर इसकी वजह से हमारा जो ROCE है वो डिक्लाइन कर रहा है। हाँ ये चीज देखो नजर भी आ रही है, 35 से 33 चला गया। इसका मतलब जो हम थोड़ा बहुत इंक्रीज लेके भी आए हैं ना, वो फर्दर फंड्स के दम पे लेके आए हैं, खुद से नहीं लेके आए हैं। ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है ये, ऑर्गेनिकली हमने ग्रो नहीं किया है, हम पैसे लेके आए हैं एडिशनल बाहर से, इक्विटी या नॉन करंट लाइबिलिटी लेके आए हैं, और उससे हमने सेल्स बढ़ाने की कोशिश की है। चलो सही है। शेयर होल्डर रिटर्न सर 7.6 से 7.7 हो गया, बहुत ही कम इंक्रीज है, ऑलमोस्ट फ्लैट, ऑलमोस्ट फ्लैट, कोई इंक्रीज नहीं है। लेकिन एक मजे की चीज देखो, बैंक लोन 11% इंटरेस्ट दे रहे हैं, यानी जो डेट का रिटर्न है, रिटर्न ऑन डेट इज हायर देन रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन डेट कितना है तुम्हारा? वो सर 11% है। और रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना रिटर्न दे रहे हो? सर जो शेयर होल्डर्स को मैं रिटर्न दे रहा हूं ना, वो दे रहा हूं मैं 7.7%। अरे भाई, शेयर होल्डर तो ज्यादा रिस्क लेता है, शेयर होल्डर तो बिजनेस रिस्क भी लेता है, फाइनेंशियल रिस्क भी लेता है, उसका रिस्क तो ज्यादा होता है, यानी रिस्क ज्यादा है तो रिवॉर्ड भी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है, हम रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, रिवॉर्ड इज नॉट जस्टिफाइड। ये देखो ये एनालिसिस है, मैं एनालाइज कर रहा हूँ चीजें, और नंबर ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स या वेरिएंट्स लॉन्च ड्यूरिंग द ईयर कम हो गए। ये भी हम पहले हमने 2 लॉन्च किए थे, अब हम एक पर आ गए, एक ही लॉन्च कर पाए। वो तो सर एविडेंट भी है, इसका डायरेक्ट ताल्लुक बनता है तुम्हारे R&D के साथ। R&D का एक्सपेंस कम होगा तो ये तो कम हो ही जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। सेल प्राइसेस ऑफ मोटरसाइकिल्स हैव रिमेन्ड अनचेंज्ड ड्यूरिंग द लास्ट 2 years, पैसे तो हम बढ़ा नहीं रहे यहाँ पे,
पैसे तो नहीं बढ़ा रहे, तो थोड़ी बहुत भी जो ग्रोथ आई है वो चलो वॉल्यूम की वजह से आई है। इवेल्युएट द कंपनीज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फॉर द ईयर एंडेड 30 नवंबर 2022। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे अपनी इवेल्युएशन के लिए, अच्छा ये जो सब हमने पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये भी हम अपनी इवेल्युएशन में ही बताएंगे, लेकिन यहाँ पे हम जरा अपनी इवेल्युएशन बता देते हैं। सर अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें, आप अगर कोई पॉइंट कंट्रीब्यूट करना चाहें साथ साथ, तो चैट ऑप्शन पे कर सकते हैं। और जो लोग रिकॉर्डिंग ले रहे हैं वो काइंडली पहले यहाँ पे पॉज करके खुद सोचें, फिर लेक्चर को आगे बढ़ाएं, और कोशिश करें कि उनके जहन में आंसर आए। काफी कुछ तो मैंने लिख ही दिया है भाई। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो नॉट गुड एट ऑल, नॉट गुड एट ऑल, ठीक है। रेवेन्यू टू लिटिल ग्रोथ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन नॉट इवन इंक्रीज बाय 2%। सर 0.9 का इंक्रीज आया बस, ओनली 0.9 या 0.87, अभी हमने ऊपर लिखा था 0.87, सिर्फ 0.87 का इंक्रीज आया भाई। 2% से रेवेन्यू बढ़ा था, और अगर कॉस्ट पे अच्छा कंट्रोल रखते तो कम से कम 2% से तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ाते कम से कम। तो फिर सर कॉस्ट भी हमारी थोड़ी साथ साथ जो है वो आ रही है, और यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि कॉस्ट के भी हमारे ऊपर जो है वो प्रेशर्स हैं, कॉस्ट के प्रेशर्स ऑल्सो देयर। कॉस्ट हमारी इंक्रीज कर रही है, क्यों? हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से 0.87 से बढ़ा पाए। सर रेवेन्यू 2% से बढ़ा तो कम से कम 2% से तो बढ़ाते, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे शेयर होल्डर रिटर्न वर्सेस डेट होल्डर रिटर्न, ये हमारा जो है वो जस्टिफाइड नहीं है। हमारा आरओसी यहाँ पे जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। ये सब चीजें यहाँ पे मसले मसाइल बन रही हैं, प्रॉपर हमारे मसाइल जो है वो यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। हमारा आरओसी भी इतना अच्छा नहीं है, शेयर होल्डर का रिटर्न भी इतना अच्छा नहीं है, हमारा करंट रेशियो भी बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हुआ, करंट रेशियो भी ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने ऊपर आपको बताया ये यहाँ पे रिपीट हो सकते हैं। करंट रेशियो भी हमारा ऑलमोस्ट फ्लैट है, कोई इंक्रीज हम इसके अंदर भी नहीं लेके आए, ठीक है। लेकिन सर नॉन फाइनेंशियली क्या रीजन समझ आता है आपको यहाँ पे? हाँ जी, डज एनीवन गेट इट? क्या बताओगे नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के परस्पेक्टिव से कैसा परफॉर्म किया है इन्होंने यहाँ पे? सर अगर हम नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें ना, तो सारा मसला खड़ा ही वहां पे है, सारा मसला है ही वहां पर। क्यों मसला है? भाई देखो, आप डिपेंड कर रहे थे इनोवेशन पे, इनोवेशन के लिए आपको R&D को इंक्रीज करना था, ताकि आपके नए प्रोडक्ट्स इंक्रीज करते, और वो आपने किया नहीं। तो जो आपने R&D को यहाँ पे डिक्रीज किया, इस R&D की वजह से आपके नए प्रोडक्ट्स नहीं हो पाए। तकरीबन 50% का डिक्लाइन आया, 2 से 1 होने का मतलब इट्स अ 50% डिक्लाइन। यहाँ पर आपका 50% डिक्लाइन आया, और आपने जो है वो इस तरीके से अच्छा परफॉर्म नहीं किया। हालांकि अगर आपकी इनोवेशन, और फिर दूसरी बात, आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की भी तो वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की भी वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है यहाँ पे, नहीं है। क्यों? सर हो सकता है कस्टमर फीडबैक का इशू हो सकता है कस्टमर फीडबैक का मसला हो सकता है एट द सेम टाइम आपके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम हो जो आपको नहीं पता, जिसकी वजह से कस्टमर आपकी जो है वो चीज नहीं खरीद रहा। देखो एक बात याद रखो, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। तुम्हारा कंपटीशन होता है ना, जब बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, कंपटीशन से निपटने के दो ही तरीके होते हैं भाई। एक तरीका होता है सेलिंग प्राइस कम कर दो, तो सेलिंग प्राइस कम करने के लिए अपनी कॉस्ट भी कम कर दो, और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना दो। वहां आपकी सारी गेम, जो आपका विनिंग फैक्टर होता है वो हाई वॉल्यूम होता है। अगर वॉल्यूम हाई होगा कमाओगे, वरना मार्केट से बाहर हो जाओगे, सिंपल। दूसरा तरीका होता है यहाँ पे डिफरेंशिएशन।
कि आप कुछ यूनिक प्रोवाइड करो, कुछ अलग प्रोवाइड करो, कुछ अलग प्रोवाइड करो। प्राइस में और मे नॉट बी प्रीमियम। प्राइस जरूरी नहीं है कि आपकी यहाँ पे प्रीमियम हो सकता है प्रीमियम हो सकता है ना हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब देखो आपने प्राइस अनचेंज रखी है, कॉस्ट कंट्रोल में नहीं है, कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो रही है। तो जब कॉस्ट इंक्रीज हो रही है और आपने प्राइस अनचेंज रखी हुई है तो क्या होगा, रिजल्टिंगली सर आपका प्रॉफिट डिक्लाइन हो जाएगा, और वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नजर भी आ रहा है। जिस हिसाब से रेवेन्यू बढ़ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब आपके कॉस्ट के ऊपर प्रेशर है। तो भाई कंपटीशन में लड़ने के दो ही तरीके होते हैं। अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन लानी है, इनोवेट करना चाहते हो, इनोवेशन चाहते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे वक्त लगाओ, पैसे लगाओ। सर ये कैश किसके लिए फारिग छोड़ा हुआ है इतना, ये नाइन जो है वो 9.5 मिलियन का कैश तुमने 44 मिलियन कर दिया, क्यों फारिग छोड़ा हुआ है? इस कैश को, इस 44 मिलियन के कैश को यूटिलाइज करो और यहां लेके आओ 42 मिलियन पे। 42.7 ये जो तुमने कम कर दिया R&D यहाँ लेके आओ, इसका 30-40 मिलियन इधर लगाओ, अपने नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो और नए प्रोडक्ट की मदद से रेवेन्यू में ग्रोथ हासिल करने की कोशिश करो। वो यहाँ पे कंपनी नहीं कर रही है। तो हाइपर कंपेटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर आप दो ही चीजों पे खेलते हैं, या तो प्रोडक्ट को बेहतर कर देते हैं या प्राइस को कम कर देते हैं। प्राइस कम करके वॉल्यूम पे खेल लेते हैं, या प्रोडक्ट बेहतर करके आप क्वालिटी के ऊपर और प्रीमियम प्राइस के ऊपर खेल लेते हैं। अभी आपके ऊपर है। जब बाइक्स की मार्केट पाकिस्तान में इमर्ज होना, ग्रो करना शुरू की, तो यामा ने ये नहीं बोला मैं 70 सीसी बाइक बनाऊंगा, सुजुकी ने ये नहीं बोला मैं 70 सीसी बाइक बनाऊंगा। सुजुकी ने बोला, यामा ने बोला हम ऐसी बाइक्स बनाएंगे कि लोग मुड़ के देखें बाइक को। आज वाकई सुजुकी की बाइक, यामा की बाइक कराची पाकिस्तान में तो बहुत चलती है, बहुत ज्यादा चलती है। होंडा ने CBF बनाई 150 सीसी, 125 बनाई। लेकिन एट द सेम टाइम जो आपकी चाइनीज कंपनीज थी उन्होंने बोला हम कॉस्ट गिराएंगे, हम कॉस्ट लीडरशिप करके दिखाएंगे, मजीद कॉस्ट कम करेंगे ताकि सेलिंग प्राइस कम हो जाए हमारी। वो सस्ती करते चले गए। तो इस तरीके से दोनों प्लेयर्स ने कमा लिया। जिसके लिए वो मार्केट थी वो उसको ले गए, जिसके लिए ये मार्केट है वो इसको ले गए, दोनों ने कमाया। तो कंपटीशन में सरवाइव करने का बहरहाल आपके पास यही तरीका होता है। और इस डिस्कशन के साथ हमारा ये सवाल यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। ये सवाल कंप्लीट हो गया। आपका कोई सवाल है उससे रिलेटेड, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं।